हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बीपीएससी 110 करने वाले हैं। दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर, ये दिसंबर का है, मैंने आपको इसे बताया अभी। और ये आपका क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का, 2023 का, दिसंबर में हुआ है। ठीक है। और वैश्विक राजनीति आपका बुक का नाम है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। मतलब आज का चैप्टर क्या, आज की PYQs की सीरीज़। और अगर आपको और वीडियोस देखनी है ऐसी, तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप और भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये दिसंबर का है तो जून, जुलाई, जून और इससे पहले का भी शायद आ गया होगा, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा दिसंबर के पेपर में, वो है वैश्वीकरण और संप्रभुता के बीच संबंधों की जांच कीजिए। तो वैश्वीकरण और संप्रभुता, ठीक है, यानी कि इसको हम इंग्लिश में सोवरेनिटी बोलते हैं। और वैश्वीकरण तो आपको पता ही है। बेसिकली जो सवाल है वो इस तरीके का है कि जैसे कि कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है, तो वहाँ पे क्या है, अभी हम वैश्वीकरण के दौर से गुजर रहे हैं। वैश्वीकरण है सब जगह। ठीक है, तो फिलहाल में ऐसा मानने को देखने को मिलता है कि देशों की जो खुद की पावर है वो ख़त्म से हो गई है। ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, उन्हें इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है ना। जैसे कि कोई भी कानून बना रहे हैं, ठीक है, लोगों से संबंधित कानून बना रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें इंटरनेशनल जो लॉज होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, चाहते हुए ना चाहते हुए। तो इसकी वजह से जो है उन पर एक दबाव रहता है बाहर की कंट्रियों के द्वारा। जो भी संगठन हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनका एक दबाव हमेशा सभी कंट्रीज़ पर रहता है किसी भी लॉज को बनाते समय, ठीक है, या कोई और काम करते समय। तो ये वही सवाल पूछ रहा है कि भाई क्या संबंध होता है वैश्वीकरण और संप्रभुता के अंदर। ठीक है, रिलेशनशिप पूछ रहा है बेसिकली। और फिर मैंने क्या किया है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा है यहाँ पे, और फिर मैंने शुरू किया है अपना आंसर। ठीक है, पहले मैंने कुछ और टॉपिक बनाए थे, मतलब कुछ और पॉइंट्स बनाए थे, वो गलत हो गए। मुझे लगा कि इससे इजी अगर हम रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि नेगेटिव स्पॉट थॉट्स क्या थे इसके प्रति, या नेगेटिव्स, इसको हम ये भी बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स, इसके बारे में क्या आता है। ठीक है, नेगेटिव्स आर्ग्यूमेंट सबसे पहले क्या होता है कि भाई कई लोग तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता को ख़त्म कर दिया। मैंने आपको बताया ना अभी कि जो वैश्वीकरण हुआ है उसकी वजह से जो देश है उनको इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है किसी भी चीज़ के लिए। और अपने रिसोर्सेज को साझा करना पड़ता है किसी और कंट्री के साथ में। ठीक है, देखो ज़बरदस्ती तो नहीं है, लेकिन फॉलो करना पड़ता है। ये कभी कभी ना रूल बन जाता है किसी किसी कंट्री के लिए, बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाता है कि उनको करना ही पड़ता है। और अपना एक तरीके से साथ में चलने के लिए, ठीक है, मतलब जीवन को व्यापित करने के लिए, चलाने के लिए कोई भी कंट्री को ये सब करना पड़ता है, ठीक है, ना चाहते हुए भी। अब इस नेगेटिव पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें आती है कि भाई आर्थिक अंतर्निर्भरता आपको देखने को मिलती है कि भाई जो देश है वो आपस में एक दूसरे से अंतर्निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पे, ठीक है, उन डिपेंडेंसी रहती है कि अगर वो हमें नहीं देगा तो हम कैसे अपना पालन पोषण करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहते हैं, उसी तरीके से हमारा कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि विकासशील है, गरीब है, तो वो उन कंट्रियों को विकसित देशों पे निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये अंतर्निर्भरता यहाँ पे पैदा होती है। सांस्कृतिक समरूपीकरण यहाँ पे आपको मिलता है, यानी कि जो पश्चिमीकरण है, ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, मोस्टली कंट्रीज़ में आपको ये पश्चिमीकरण जो है, वेस्टर्नाइजेशन जो कल्चर है, वो आपको मिलेगा। और सुपरनेशनल संगठन आपको मिलते हैं, यानी कि UN, WHO, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन करके है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे संघ है बड़े बड़े इंटरनेशनल स्तर पे। ये क्या करते हैं, साथ में मिल के काम करने की बात करते हैं। यानी कि ये एक संगठन बेसिकली दो या उससे ज़्यादा कंट्रियाज मिल के बनाती है, कंट्रियाज कह रहा हूँ, कंट्री मिल के बनाती है। और कोई भी आपस में काम करना, बात करना, आपस में कोई भी राजनीतिक मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए, और व्यापार करने के लिए, है ना, इंटरनेशनल जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसके ऊपर बात करना, यानी कि इन्वायरमेंट के ऊपर बात करने के लिए, इस सब चीज़ों के लिए जो है ये संगठन बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है बेसिकली, सुपरनेशनल संगठन, इसमें एक दबाव रहता है लोगों पे, ठीक है, कि भाई वो जो लॉज बनाए गए हैं इंटरनेशनली वो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हमारे इंडिया ने
कह दिया है कि भाई हम जो है जो कार्बन उत्सर्जन है वो हम कम करेंगे, तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ताकि हम उसको कम कर सकें, उसको दिखा सकें कि देखो हमने कम किया है, ठीक है, काफ़ी हद तक हमने इसको कंट्रोल में भी किया है। तो ये जो है एक दबाव के रूप में भी काम करता है हमारे लिए। उसके बाद इसका जो पॉजिटिव्स है वो काफ़ी सारे हैं, ठीक है, अनगिनत पॉजिटिव्स है इसके अंदर, जैसे कि आर्थिक सहयोग आपको देखने को मिलता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ। मैंने आपको बताया ना कि भाई आर्थिक व्यापार भी कर लेते हैं, तो वो भी आपको मिलता है। हितों की रक्षा आपको देखने को मिलती है, और राष्ट्रवाद आपको देखने को मिलता है। सॉरी, राज्य की स्थायी भूमिका आपको देखने को मिलती है। बाजार को विनियमित करने का, यानी कि जो एक तरीके से कह सकते हो कि आप जो मार्केट है उसको कंट्रोल करना, उसके लिए सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ये जो है काम होता है राज्यों का, ठीक है, ये काम मतलब उनके पास होता है। देखो ऐसा भी नहीं है कि हम ये बोल दें कि बिल्कुल ही जो पावर्स है किसी भी देश के लोगों के पास, उनके नेताओं के पास वो छिन जाती है, ऐसा भी सही नहीं है, कुछ हद तक छिन जाती है, ठीक है, यानी छिनती नहीं है, वो कंट्रोल में रहते हैं। जैसे कि हम गाय के जो है मुंह पे या सांड के मुंह पे जो है हम वो बांध देते हैं ना रस्सी वगैरह, उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ उसी तरीके से होता है ये, जो कि ज़रूरी भी है। हमारे नेता है तो हमारे कंट्रोल में रहने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सांस्कृतिक आदान प्रदान आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा पाते हो, ठीक है, हमारी जो कल्चर है उसका भी एक दूसरे के साथ जो है क्या होता है, हस्तांतरण होता रहता है, कि भाई ट्रांसफ़र हो रहा है, उनकी संस्कृति को हमने फॉलो कर लिया, कुछ कुछ चीज़ों को, और कुछ चीज़ों को उन्होंने हमसे फॉलो कर लिया, ठीक है, ले लिया। पर्यावरणीय सहयोग आपको देखने को मिलता है, मैंने आपको बताया ना, इन्वायरमेंट के ऊपर जागरूकता फैलाने का काम भी करते हैं। और ये भी होता है, प्रवासन आपको देखने को मिलता है, यानी कि माइग्रेशन। आप अभी आपका मन करे, आपके पास पैसा है तो आप अमेरिका, यूरोप कंट्रीज़ घूम के आ सकते हो, ठीक है। मानव अधिकार ये भी है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स आप सुनते हो, तो ये इंटरनेशनली चीज़ें होती है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब किसी भी कंट्री के साथ आप व्यापार कर सकते हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहाँ पे बोल रहे हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको डिस्क्राइब नहीं किया है, तो आपको यही करना है बस, ठीक है, डिस्क्राइब करने का काम आपको करना है। बाकी मैंने पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं कैसे कैसे है इसके अंदर, ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, डब्ल्यूटीओ के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो डब्ल्यूटीओ जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलता है, ठीक है, यानी कि व्यापार के लिए, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन है ये, जो कि एक तरीके से ग्रुप है, ठीक है, ऐसे देशों का जो कि आपस में व्यापार करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है विश्व व्यापार संगठन में, कि भाई विश्व व्यापार को नियमित करना, यानी कि उसमें लॉज वगैरह, कानून वगैरह, इसको कंट्रोल करना डब्ल्यूटीओ को काम होता है। व्यापार विवाद निपटान करना, यानी कि जो भी मुद्दे हैं व्यापार को लेकर आपस में देशों के बीच में हो जाते हैं, तो उसको ठीक करना। और तकनीकी सहायता प्रदान करना, यानी कि जो देश अपने आप से कुछ तकनीकी काम नहीं कर सकते तो उनको थोड़ी सी हेल्प भी करते हैं डब्ल्यूटीओ, ठीक है, जो संगठन है। इसके जो कार्य है वो क्या है कि भाई तकनीकी सहायता प्रदान करता है, मैंने आपको बता दिया ऊपर भी, कि भाई व्यापार समझौता पर जो है बातचीत कराता है, व्यापार विवाद को निपटान करता है, ये कार्य होगा, मैंने आपको बता दिया है वैसे, पर यहाँ पर मैंने लिख दिया स्पेशली अलग से। देखो यहाँ पे जो बताया है मैंने, यहाँ पे आपको ये इंट्रो में लिखना है, ठीक है, ये सारा इंट्रो है एक तरीके से, आपको समझाना है कि डब्ल्यूटीओ होता क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे की बात करेंगे। इसके सिद्धांतों की बात कर लेते हैं कि भाई पारदर्शिता आपको देखने को मिलती है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा आपको देखने को मिलती है, कंपटीशन जो है वो निष्पक्ष होता है, किसी के पक्ष में नहीं होता। और विकास देखने को मिलता है, देशों के समीप जो है विकास होता है। गैर भेदभाव यहाँ पे आपको मिलता है, कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। आपको बस मतलब बिजनेस से मतलब है, उनको पैसा से मतलब है, कि आप उनको कोई प्रॉफिट दे रहे हो तो आप सही हो, ठीक है, उनकी नज़र में कोई ऊंच नीच भेदभाव कुछ भी नहीं है। उसके बाद वकीलवाद एक तरीके से शब्द है यहाँ पे, इसको हम पता नहीं इंग्लिश में ये एक शब्द क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको मैं प्रोनाउंसिएशन भूल गया इसकी, इसको मर्चेंटलाइजेशन कुछ इस तरीके से शब्द है इसका, ठीक है, आप सर्च कर लेना गूगल पे जाके। कह रहे कि इसमें मतलब क्या होता है इसका, कि भाई एक आर्थिक प्रणाली है, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम आपको देखने को मिलता है। ये 16 से 18 शताब्दी में यूरोप में प्रचलित था, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है कि भाई राष्ट्रधन आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर देता है ये। जैसे कि चाइना, अब एग्जांपल के लिए हम चाइना लेते हैं, को समझने के लिए, चाइना क्या है, क्या करता है चाइना, भाई वो निर्यात जो है वो ज़्यादा है उसका, और आयात बहुत कम है, ठीक है।
आयात बहुत ही ना के बराबर है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है ना। आपको देखना को मिलता है हमारे आसपास में सभी जो चीज़ें हैं वो चाइना की ही है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि उसकी जो निर्यात जो पावर है बहुत ज़्यादा है। इसी को हम बोलते हैं वणिकवाद, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वणिकवाद। इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत जैसे जैसे कि उपनिवेशवाद स्थापित करना, है ना। ब्रिटिशर जैसे आए थे हमारे इंडिया में, तो इसी को उपनिवेशवाद स्थापित भी करते हैं इससे, ठीक है। दूसरे देशों पे अपनी चीज़ों को थोपना, इस तरीके से काम भी होता है यहाँ पे। और आयातित वस्तुओं पर अधिक टैरिफ कोटा सब्सिडी लगाना, ये देखो क्या होता है इसका मतलब सॉरी, कोई भी जैसे कि अब एग्जांपल के लिए चाइना को ले लो, ये क्यों करेगा कोई भी देश ऐसा कि भाई बाहर की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी लगा देगा, टैक्स लगा देगा, कोटा टैरिफ जो भी आप कह लो, क्यों लगाते हैं? ताकि जो उनके जो व्यापारी है, ठीक है, उनके जो बिजनेसमैन जो उनके देश में बैठे हुए हैं, उनका सामान बिचे उनके देश में, सेल हो, ठीक है। अगर बाहर से सामान आके सेल होने लगेगा तो उनका सामान कौन खरीदेगा, ठीक है। इसलिए सब्सिडी लगा के, टैक्स लगा के उस सामान की जो रेट है वो उस जगह के हिसाब से बहुत ज़्यादा कर दी जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमारे एरिया में एक पेन की कीमत 5 रुपये है, ठीक है, छोटा सा पेन है जो कि 5 रुपये का आता है। लेकिन वो 5 रुपये का पेन जब बाहर से आता है तो उसकी कीमत 10 रुपये हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, उस पर टैक्स वैक्स लगा के उसको इतना महंगा कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं टैरिफ, कोटा या भी जो भी लगा दो। इससे यही फ़ायदा होता है कि जो उस देश के स्थायी जो व्यापारी है वो संरक्षित रहते हैं, वो सेफ रहते हैं, रिजर्व रहते हैं, ठीक है। इसलिए जो ये कंट्री ऐसा करती है। उसके बाद सीमित आर्थिक स्वतंत्रता आपको देखने को मिलती है, निर्यात को अधिक करना, ठीक है, यानी कि अपनी सेल्स बढ़ाना। कहने की बात यह है किसी और देश को अपना सामान सेल करना है इनका काम। इसकी आलोचना भी होती है इसी बात को लेकर, जैसे कि अकुशलता को बढ़ावा देता है ये, कि भाई बाहर की कंट्रीज सीखती नहीं है, इस तरीके की बात यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और सीमित आर्थिक विकास आपको देखने को मिलता है, उपनिवेशवाद आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ इसके नेगेटिव्स भी होते हैं, ठीक है। हर चीज़ के नेगेटिव्स पॉजिटिव्स आपको याद रख के चलने होते हैं। एग्जाम में आप अगर आपसे लिख रहे हो तो आपको ये याद रखना चाहिए हमेशा, ठीक है। पूछा है नहीं पूछा है वो अलग चीज़ है, पर आपको पता होना चाहिए, आप लिख सकते हो उसको, अच्छा रहता है। आपके अगर नंबर कम पढ़ रहे हैं, मतलब आपके पेज कम पढ़ रहे हैं, आप नहीं भर पा रहे हो, तो आप चीज़ों को ऐड करो एक्स्ट्रा, ठीक है। इससे आपका आंसर काफ़ी अच्छा लगता है और नंबर भी आपको दूसरों से अच्छे मिलेंगे। नव उदारवाद यानी कि न्यू लिबरलाइजेशन इसको बोलते हैं, लीज़म या लीज़म, मुक्त बाजार, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वकालत करता है। ये क्या है? ये जो नव उदारवाद है, ये क्या कहता है? मुक्त बाजार करने की बात करता है कि जो बाजार है उसको फ्री छोड़ दो, अपने हिसाब से डिसीजन ले लेगा, सब कुछ काम जो है अपने अकॉर्डिंग करेगा, और सरकार का जो हस्तक्षेप है वो बिल्कुल ना के बराबर हो, ठीक है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो लोगों के पास, अपने हिसाब से अपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को प्राइस जो है डिसाइड किया जाए और लोग अपने हिसाब से काम करें, इस पर कोई किसी प्रकार का दबाव ना हो। तो इसी को हम बोलते हैं नव उदारवाद, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रमुख सिद्धांत जो है इसकी पहले वो समझ लेते हैं कि भाई प्रतिस्पर्धा जो है इससे बढ़ जाती है इससे, ठीक है, यानी कंपटीशन बढ़ता है। जैसे कि हमारे इंडिया में है तो चीज़ें कम है, ठीक है, जॉब्स कम है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपको देखने को मिलती है, बाजार दक्षता आपको देखने को मिलती है, यानी कि जो बाजार है उसमें दक्षता पैदा होती है, यानी कि स्किल्स पैदा होती है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा होती है तो स्किल्स भी पैदा होती है ऑटोमेटिकली। अब मैंने आपको पीछे बताया ना, अभी हमने पीछे पढ़ा था इसके बारे में, वणिकवाद के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बाहर की कंट्री के जो प्रोडक्ट है वो इंडिया, जो कोई मतलब बाहर की कंट्री के जो प्रोडक्ट है वो उस कंट्री में जा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या फिर उनका प्राइस बहुत हाई है तो लोग खरीद नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे रीजन्स हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, नव उदारवाद में ये थोड़ा उल्टा होता है उससे। उसमें क्या है, चीज़ों को अपनी ही कंट्री में बनाना, दूसरों को सेल करना है, खरीदना नहीं है। यहाँ पे चीज़ों को सेल भी करना है, खरीदना भी है, दोनों काम यहाँ पे होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये डायरेक्टली सवाल भी आ सकते हैं अभी भी, ठीक है। डायरेक्टली कैसे आ सकते हैं कि भाई नव उदारवाद क्या होता है, इसकी विशेषता बताइए, इसके सिद्धांत बताइए, इस तरीके के सवाल यहाँ पे बन सकता है। पूरा 20 मार्क्स का बनेगा आपका, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये सब, ठीक है। और सीमित सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है, ठीक है। सीमित सरकारी हस्तक्षेप यानी कि जो गवर्नमेंट की जो दखल अंदाजी है किसी भी बाज़ार के काम में, वो ना के बराबर हो, ठीक है, ना हो तो अच्छा है।
ठीक है, ताकि बाज़ार जो है अपने हिसाब से डिसीज़न ले पाए। उसके बाद इसकी आलोचनाएँ भी होती हैं इसी बात को लेके, क्या होती है कि भाई असमानता बढ़ती है इससे, ठीक है? यानी कि एक सैलरी के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है, देखो जो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनको नौकर की तरह समझा जाता है और उनकी सैलरीज़ बहुत कम होती है, उनके पद के हिसाब से उनकी सैलरी डिसाइड की जाती है, ठीक है? अगर वो छोटा काम करता है तो उसको उतना ही कम पैसा मिलेगा, अगर वो मैनेजर है, सीईओ है, तो उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। जैसे कि आप देखते हो ना अभी फ़िलहाल में इंडिया में भी, तो वो ऐसा ही जो है, इसी को हम नव उदारवाद कहते हैं, जो भी इंडिया में भी है, ठीक है? आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है, ठीक है? आपकी जॉब के पोस्ट के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से आपको सम्मान भी मिलता है। तो इसकी आलोचना हिस्सेदार में भी होती है। उसके बाद नौकरी का जो है नुकसान आपको देखने को मिलता है। आर्थिक असुरक्षा बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है यहाँ पे। पर्यावरणीय क्षति आपको देखने को मिलती है, ठीक है? इसमें क्या है, आर्थिक विकास ज़्यादा होता है तो क्या होता है, पर्यावरण को क्षति ऑटोमेटिकली होगी, ठीक है? और सांस्कृतिक समरूपीकरण आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर को जो है बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है? छोटे छोटे से पॉइंट है, ज़्यादा कुछ खास नहीं था इनके अंदर, ठीक है? समझने के लायक है कि भाई आप समझ जाओगे कि भाई असमानता बढ़ती है, इससे इससे पर्यावरण क्षति होती है ना? अब किसी भी देश में जब काम ज़्यादा होगा, उद्योग ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, पर्यावरण नुकसान भी होगा। नुकसान का है जो है, नुकसान की वजह से नौकरी का नुकसान भी होता है लोगों के पास जॉब्स नहीं होती, क्योंकि जॉब्स उनको मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं लोग, या फिर जिनकी ऊंची जान पहचान होती है, उनके पास जॉब होती है इसके अंदर, ठीक है? और सांस्कृतिक समरूपीकरण आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर है तो उसको बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है? क्योंकि नवोदारवाद है, मॉडर्नाइजेशन उसको हम कह सकते हैं। उसके बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में टीएनसी की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है? ये ऐसे जो है, ये मैंने ऐसे ही लगा दिया है, ये वैसे टीएनसी ही है, ठीक है? टीएनसी का मतलब होता है ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको एक बहुराष्ट्रीय निगम भी बोलते हैं, ठीक है? अन्य भाषा में, हिंदी में अगर आप बोले तो इसको बहुराष्ट्रीय निगम भी बोलते हैं। इसका क्या है, कह रहा है कि व्यवसाय है, एक तरीके का बिजनेस है जो एक से ज़्यादा देशों में काम करता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब वैश्विक स्तर पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको हम और समझते हैं, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसको जरूरत नहीं है पढ़ने की, ये सब हमें यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है? तो इसकी जो प्रमुख भूमिका है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है आपको, मैंने एक ही पेज पर सारा कुछ करा दिया है, ठीक है? आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं जाने की। इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है श्रमिकों का शोषण करना, है ना? रोजगार सृजन करना, ये भी काम करता है, ठीक है? इसका पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों मैंने एक ही बारे में करा दिए हैं किसके भूमिका के अंदर, ठीक है? श्रमिकों का शोषण करना और रोजगार को सृजन करना, टेक्नोलॉजी का विकासशील देशों में हस्तांतरण, तो ये भी है, जैसे कि इंडिया है, ठीक है? जो विकासशील देश है उनमें टेक्नोलॉजी को हस्तांतरित करना, ये टीएनसी का काम होता है, ठीक है? इसकी भूमिका होती है। प्रतिस्पर्धा जो है उसको बढ़ाना, कर छूट देना, यानी कि लॉबिंग। बेसिकली क्या होता है लॉबिंग में, जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़े एक क्वेश्चन पीछे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था वणिकवाद के बारे में, है ना? वणिकवाद करके जो एक सवाल आया था, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कर छूट जो है नहीं है किसी भी चीज़ के ऊपर, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट है अपने बाहर की जो चीज़ें हैं उस पर टैक्स लगाती है दबा के, ताकि हमारे जो मूल जो लोग हैं, जो व्यापारी है, उनका फ़ायदा हो सके, ठीक है? उनका सामान ज़्यादा सेल हो, उनको बढ़ावा देने के लिए इनडायरेक्टली, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे नहीं होता है ये सब चीज़ें। यहाँ पे क्या है, जो भी बाहर का सामान है उससे कर छूट होती है उस पर। जैसे कि चाइना का सामान हमें मिलता है ना, तो आप देखते हो कितना ज़्यादा सस्ते में वो मिल जाता है, इतने दूर से आता है, फिर भी हमें काफ़ी कम प्राइस में वो चीज़ें मिल जाती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि लॉबिंग छूट है वहाँ पे, ठीक है? लॉबिंग है, लॉबिंग मतलब कर छूट देना। पर्यावरण संबंधी चिंता आपको देखने को मिल जाती है इसकी वजह से। अब देखो, उद्योग होगा, पेड़ कटेंगे तो इन्वायरमेंट तो ख़राब होगा ही होगा, ठीक है? वैश्विक शासन आपको देखने को मिलता है ना? यानी कि जो इंटरनेशनल संगठन आप देखते हो, उनका प्रभाव रहता है सभी कंट्रीज पे, उनकी पॉलिटिक्स पे, उनकी डिसीजन मेकिंग पे। मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। मानवीकरण जो है उसको बढ़ावा मिलता है। बाजार विस्तार होता है यहाँ पे, यानी कि वैश्विक वस्तु जो है, सेवाएं, पूंजी का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। यानी कि आप देखते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह पैसों का जाना आना, हम लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, सामान जा सकता है, आ सकता है, ये सब। और लास्ट में आर्थिक विकास में ये भी मदद करता है, ठीक है?
आर्थिक विकास में मदद करता है। कुछ पॉजिटिव्स भी है, कुछ नेगेटिव्स भी है, ठीक है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। उसके बाद छठा आता है प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण में चिंता के प्रमुख क्षेत्र क्या है। संरक्षण, देखो जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट को बचाने की, ठीक है, संरक्षण करने की, तो उसमें कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है, जैसे कि सबसे पहले वनों की कटाई आपको देखने को मिल रही है, तो ये चिंता का विषय है। शहरीकरण बढ़ता हुआ दिख रहा है। कृषि जो है उसमें हम कीटनाशक यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, मिट्टी खराब हो रही है। बढ़ती तापमान जो है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम बोल रहे हैं, वो आपको देखने को मिलता है। अति तूफान, बाढ़, सूखे के कारण जो है, जो हमारा आवास है वो नष्ट हो जाता है, पेड़ पौधे कट जाते हैं, है ना, टूट जाते हैं। और महासागरीय आम्लीकरण देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो समुद्र है, जो बड़े बड़े, उनका जो पानी है वो इतना ज़्यादा तेजाबी हो गया है। तेजाबी मतलब जैसे हम डालते हैं ना वॉशरूम साफ करने के तेजाब डालते हैं, तो उसी प्रकार का हो गया है, ठीक है। महासागरीय का अम्लीकरण यानी कि एसिड वाटर आपको देखने को मिल रहा है। और संसाधनों का अति दोहन आपको देखने को मिल रहा है। आक्रामक प्रजातियाँ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। देखो आक्रामक प्रजातियाँ मतलब यहाँ पे क्या है कि जो प्रजाति लुप्त होने को है, ठीक है, उन्हीं को हम आक्रामक प्रजातियाँ कह रहे हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे इंडिया में अभी चीता का चल रहा था ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो बाहर से अफ्रीका से पानी कहाँ से चीते लेके आए थे और यहाँ पे छोड़ा उन्होंने लाके, तो चीते लेके आए लेकिन वो कुछ समय बाद मर गए, राइट। तो ये क्या है, आक्रामक प्रजातियां हैं जो कि विलुप्त होती जा रही है। और इनको बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इनका आवास बदल रहे हैं। आवास बदलने से वो बचेंगे नहीं, उनका वो मरेंगे। हमें पता ही नहीं है कि वो किस कंडीशन में वो उनकी जो है वो बनेंगे, पलेंगे, बढ़ेंगे, लेकिन हम बस लेके आ रहे हैं, उनको रख रहे हैं, उसके अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम पिंजरे में बंद कर रहे हैं उनको बस। उसके बाद वायु प्रदूषण आपको देखने को मिलता है, जल प्रदूषण आपको देखने को मिलता है, मृदा प्रदूषण, जीव विविधता की हानि आपको देखने को मिलती है। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई, इससे जल्दी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, फिर आप जो है लीव कर दोगे, क्या फ़ायदा। उसके बाद इसके कुछ उपाय भी है, कुछ काम हम कर सकते हैं, जैसे कि संरक्षण क्षेत्र हम जो है हम रख सकते हैं। अब देखो संरक्षण क्षेत्र मतलब जैसे कि हम नेशनल पार्क्स की बात करते हैं, ठीक है, और बायो रिजर्व की बात करते हैं कि भाई जहाँ पे हम अपने जीव जंतुओं को पनाह दे सकते हैं। जैसे कि कोई जंगल है ना, जंगल है तो उसके आसपास में हम जो है एक बायोस्फीयर बना दें, ठीक है। इस तरीके से देखो ये बायोस्फीयर इस प्रकार से होते हैं, आपने इन्वायरमेंट पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तो ये इस प्रकार से जो है इसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो संरक्षण है इन्वायरमेंट का वो हो पाता है, हमारे जो जीव जंतु है वो बच जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, ये जो बीच वाला इलाका है ये होता है हमारे एनिमल्स के लिए। उसके बाहर वाले इलाके में जो है नॉर्मल लोग रह पाते हैं, जैसे कि बच्चे हैं स्कूल के टूर के लिए, उनको जानवरों के पास रखना है, देखना है वो एनिमल्स को, बर्ड्स को, तो उसके लिए है। और ये वाला इलाका जो है ये नॉर्मल, यहाँ पे हम खेती वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे बाहर की तरफ चलेंगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, गाड़ियों की आवाज़ से इनको डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है, बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इससे, ठीक है। तो ये जो है बायोस्फीयर बनाने की यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। और टिकाऊ प्रथाएं हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तकनीकी नवाचार हम कर सकते हैं, जन जागरूकता हम बढ़ा सकते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों से हम बोले कि भाई आप इन्वायरमेंट को दूषित ना करें, ठीक है। आप कोई भी सामान जैसे जलाते हैं ना सर्दियों में हाथ तापने के लिए, तो वो ना करें, उससे पोल्यूशन होता है ज़्यादा। और जो पराली जलाई जाती है उसको हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं ताकि वो पोल्यूशन ना करे, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स की, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल्स और सतत विकास की हम बात करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है सब लोगों पे कि भाई पोल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो उसको हमें बचाना चाहिए। ग्लेशियर पिघल रहे हैं बहुत ही तेज़ी से, है ना, हमें पता है, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद आपका एक लास्ट सवाल है ये वाला, इसमें क्या कह रहा है कि वैश्विक सामाजिक आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पे हमें विशेषता बता दी है, ठीक है। वैश्विक सामाजिक आंदोलनों की विशेषता बतानी है बेसिकली, ठीक है। तो वैश्विक सामाजिक आंदोलन क्या होता है, मैंने आपको पहले ये बताया है एग्जाम्पल के अंदर कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस को हम बढ़ा रहे हैं, मेल्टिंग ग्लेशियर, गरीबों के खिलाफ जो चीज़ें होती है, आंदोलन हो रहे हैं, पूंजीवाद के विरुद्ध आंदोलन, शांति आंदोलन, ये सारे जो है ये क्या है, ये
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मूवमेंट्स है, ठीक है। क्या है? मूवमेंट्स, आंदोलन, वैश्विक सामाजिक आंदोलन है जो कि किसी भी समाज के हित के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे कि गरीबी हटाओ या पूंजीवाद के विरुद्ध आंदोलन, शांति को स्थापित करने के लिए आंदोलन, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस, मेल्टिंग ग्लेशियर, ये सारे जो है एक सामाजिक ही तो है, ठीक है। हम इन्वायरमेंट को बचाने की बात तो कर रहे हैं इनके अंदर, क्योंकि देखो इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा तो इंसान समाज कैसे रहेगा, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये सब। वैश्विक इसकी विशेषताएं क्या है कि भाई सीमाओं को पार और व्यक्ति संगठनों को जोड़ता है। सोशल मीडिया के द्वारा लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, समझ पाते हैं कि भाई फलानी जगह पे ये वाला आंदोलन चल रहा है। जैसे कि अभी हमें फ़िलहाल में हसदेव का आया था कि जो हसदेव जंगल है उसको काट रहे थे, उसके लिए लोग आंदोलन कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है। विविध प्रकार के लोगों की स्वागत करते हैं और विविध रणनीतियाँ अपनाते हैं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। सामान्य उद्देश्य होता है सबका। वैश्विक चेतना देखने को मिलती है। ज़मीनी स्तर पर जो है पहल होती है, विकेंद्रीकरण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद और भी टॉपिक से बदलती परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करने में जो है सक्षम होते हैं, नीतियों पर प्रभाव डालते हैं, वकालत करते हैं, हर जगह पर साझा अनुभव जो है उनका होता है। अब देखो ये विशेषता थोड़ी सी है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था, पर काफ़ी सारी विशेषता ली थी मैंने, आपके लिए काफ़ी होंगी। आप मतलब 4 पेज आप इजीली इससे भर लोगे, ठीक है। बाकी आप थोड़ा बहुत जो है बता देना कि भाई इसके लिए क्या क्या हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे कि इंडिया है तो इंडिया ने क्या काम किया है, जैसे कि हमने क्या काम किया है कि भाई हमने काफ़ी ईवी का इस्तेमाल करना शुरू किया है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। और इसके लिए हमने क्या है कि भाई चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की बात की है, बढ़ावा दिया है, चार्जिंग पॉइंट ज़्यादा होनी चाहिए। और सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी मतलब जो कि सूर्य की किरणों से बनती है, ठीक है, बिजली जो बनती है सूर्य की किरणों से, उसी को बोलते हैं सोलर एनर्जी, ठीक है। इसको बढ़ावा देने की बात की है हमने, ताकि हमने जो है बिजली बनाने के लिए क्या करते हैं, अभी हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ज़्यादातर जो होता है इस्तेमाल वो कोयले का है। अगर हमारे इंडिया में 100% अगर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो उसमें 70% जो रोल है वो कोयले का है। तो उसको जो है ना कोल ये पोल्यूशन फैलाता है, इसको कम करने के लिए हमने जो है ये सोलर एनर्जी का उपयोग करने की बात की है। और जो आप बोलते हैं ना पवन ऊर्जा चलने वाले जो पंखे होते हैं, बड़े बड़े पवन ऊर्जा वाले पंखे, उनको लगाने की बात की है ताकि बिजली बन पाए, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है एक इनिशिएटिव्स है और हम सतत विकास की बात करते हैं। ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। और प्रोटोकॉल्स भी हुए हैं काफ़ी सारे कि भाई क्योटो प्रोटोकॉल्स है, और सतत विकास के लिए हम बात करते हैं, पेरिस समझौता है, इस बहुत सारे हैं। आप रिसर्च करोगे इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगे, आप अपने आंसर्स यहाँ से बना पाओगे इजीली, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी या नहीं लगी होगी, जो भी आपकी कमेंट है, व्यू है, आप मुझे कमेंट करके बताना, अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।